वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने O20 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आज मैं आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस कराने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे हाउ द फेडरलिज्म वाज प्रैक्टिस। बेसिकली जो चैप्टर का नाम है वो हमारे क्या है, फेडरलिज्म। ठीक है, तो हमें देखना है कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, how the federalism practice in India, how the federalism practice in all over the world, और what does it mean by the federalism। ठीक है, so let's start करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, that was the name of federalism of political science। ठीक है, चैप्टर का नाम ये अब हम लोगों ने देखा था, क्या था, फेडरलिज्म। बेसिकली अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट डज इट मीन बाय द फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का मतलब होता है द शेयरिंग ऑफ अ पावर, द शेयरिंग ऑफ अ पावर। सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा अपने लिए कन्वीनियंस के लिए कर सकते हो, द शेयरिंग ऑफ द पावर इज नोन एज द फेडरलिज्म। उसे क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। इन अ डिफरेंट लेवल, एट अ डिफरेंट लेवल और स्टेजेस, अलग अलग तरीके से हम उसका पावर का क्या है, शेयर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट अलग है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो ये क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर्स है। बट इसमें क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। What is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। जो मैंने अभी कहा कि क्या है, कि जो पावर का है वो क्या है, डिवीजन है, एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अलावा अदर अथॉरिटीज में, चाहे वो कोई भी हो सकती है, स्टेट अथॉरिटीज हो सकती हैं या लोकल गवर्नमेंट्स हो सकती है, इट डजंट मैटर, बट एक सेंटर होगा और उसके अलावा अलग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट्स में एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट्स में। ठीक है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट, व्हाट आर द की फीचर्स। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा कि उसमें क्या देखने को मिलेंगे, 2 और मोर लेवल्स। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एक या एक से ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेंगे, लेवल्स मिलेंगे। जैसे इंडिया में एग्जांपल ले सकते हो, स्टेट है, सेंटर है, एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगी, कि अलग अलग टायर्स देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, और हर एक का जुरिस्डिक्शन जो लेवल है वो अलग अलग होगा, अलग अलग गवर्नमेंट होंगी और अलग अलग स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं उनके। ठीक है, So let's start करते हैं, what are the key features of our federalism government। पहला, there are 2 or more level of government। जैसा अभी मैंने कहा, क्या एक या एक से 2 या 2 से ज्यादा हमारे क्या मिलेंगे, लेवल मिलेंगे, किसके, गवर्नमेंट के। पहला पॉइंट। सेकंड, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। देखो लेवल अलग हो गए, क्या, स्टेट गवर्नमेंट एंड एज वेल एज हमारी यूनियन गवर्नमेंट। अगर हम बात सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम बात करते हैं टायर की, टायर का मतलब है कि वही गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी एज वेल एज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट सेम सिटीजन के ऊपर क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन करती है या रेगुलेट करती है उन्हीं सेम सिटीजन्स के ऊपर। The jurisdiction of the respective levels of the tier government are specified in the constitution। और हर एक गवर्नमेंट के जो भी jurisdictions होते हैं, कि क्या क्या उनके पावर्स है उनके पास, वो क्या होते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं कि आप ये वर्क कर सकते हैं, आप ये वर्क कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे स्कूल लेवल पे कि जैसे आपके क्लास टीचर्स होते हैं, ठीक है, आपके सीआरस होते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। एचओडीज होते हैं, उनकी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इंचार्जेस होते हैं, उनकी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उनके ऊपर जो होते हैं हमारे अथॉरिटीज जो होती हैं, उनके अलग क्या होते हैं, पावर्स होते हैं। तो हर एक पर्सन की अलग अलग जुरिस्डिक्शंस होती हैं। अगर हम देखें, अगर इस पूरी प्रक्रिया में, तो सबसे नीचे जो आता है वो एक मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर, उसके बाद क्लास टीचर, उसके बाद सीआर, उसके बाद आपके एचओडीज आते हैं। ठीक है, उससे ऊपर अगर हम देखें इंचार्जेस आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या हो गए, गवर्नमेंट्स की तरह हो गए, बट क्या कर रहे हैं, गवर्न सेम उनको कर रहे हैं।
किसको? सेम सिटीजन या सेम स्टूडेंट को गवर्न कर रहे हैं। सारी अथॉरिटी सेम सिटीजन्स को देखती हैं, सेम स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो दैट वाज द डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट। और सब हर एक का अलग अलग जुरिडिक्शन होता है, हर एक की अलग अलग पावर्स होती हैं कि आप ये वर्क कर सकते हैं और आप ये वर्क कर सकते हैं। The fundamental provision of the constitution can possibly change only by the consent of the both level of the government। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन है हम उसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर द कंसर्न ऑफ द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट। हर एक के साथ कंसर्न करके तभी हम उसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं कि कुछ पावर्स हमें क्या है? सेंटर से स्टेट को ट्रांसफर करनी है या फिर स्टेट से सेंटर को ट्रांसफर करनी है। इट डजंट मैटर कि आप कोई सेंटर ने कह दिया तो वो होगा, नहीं। क्या होगा? पहले दोनों का आपस में डिस्कशन होगा, आफ्टर दैट यू विल मेक चेंजेस। have the power to interpret the constitution and the power of the different level of the government। ठीक है, कोर्ट के पास क्या है? पावर है क्या करने की? कि उन्हें बताने की आपकी कौन सी पावर है, क्या क्या पावर आप गवर्न करेंगे, और डिफरेंट लेवल पे कि वो अपनी पावर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं कर रहे हैं। For financial autonomy, source of revenue, each level of government are clearly specified। और हर एक गवर्नमेंट के पास क्या है? फाइनेंशियली जो फंड होगा वो स्पेसिफाइड क्लियरली होगा कि आपके पास इतना ही फंड आएगा, इससे ज्यादा फंड नहीं आएगा। आपके पास कहां से जो सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो भी पहले ही क्या होते हैं? क्लियरली मेंशन होते हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम या दीज आर द सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, जहां से आपको पैसा मिलने वाला है। Main objective is to safeguard the promote unity of country while the accommodating the regional diversity। और सबसे जरूरी क्या है? क्या करना है? यूनिटी ऑफ कंट्री को क्या करना है? सेफगार्ड करना है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। और क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है, तो डाइवर्सिटी होने के कारण कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, बट फेडरलिज्म का वर्क ही यह है कि डाइवर्सिटी चाहे कितनी हो, बट फिर भी हमें क्या बना के रखना है? हमें एक यूनिटी बना के रखनी है। डीमेरिट्स ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट। अब देखो, पॉजिटिव चीजें हैं तो डीमेरिट्स भी मिलेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स तो जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं क्या डीमेरिट। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी मोर पावरफुल। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मोर पावरफुल होती है, किससे? एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड, only the center should get the right to amend the constitution। ठीक है, ये भी सही बात है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही क्या होता है? राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। बट हम लोगों ने भी देखा था कि दे बोथ हैव डिस्कस विद ईच अदर। हाँ, डिस्कस करेंगे, बट क्या होगा? जो पावर होगी वो किसके पास होगी? ओनली इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट टू हैव मोर राइट्स, एक्सेस टू मॉनेटरी राइट विद द सेंटर। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ज्यादा राइट होते हैं टू एक्सेस द मॉनेटरी मतलब जो इकोनॉमी होती है उसे जितना ज्यादा अपने लिए जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का या उन सब के लिए किसके पास ज्यादा राइट होते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा होते हैं। unnecessary interference of the central government in the affairs of the state government। कई बार देखने को मिलता है कि जो unnecessary इंटरफेरेंस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के में किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को दिखाने के लिए भी ये भी करती है कि वो क्या करती है? इंटरफेयर करती है अपना इसमें कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, हम आपको फंड नहीं देंगे, इस तरह से। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये क्या होती हैं? डीमेरिट्स होती हैं किसके? फेडरल गवर्नमेंट के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने तरह की गवर्नमेंट है? तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। एक तो होती है फेडरल गवर्नमेंट एंड द सेकंड वन वाज द यूनिटरी गवर्नमेंट। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, व्हाट डज इट मीन टू देम एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो फेडरल गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम लोगों ने देखा दो या दो से ज्यादा लेवल की जो गवर्नमेंट होगी उसे क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आर आंसरेबल तो द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो आंसरेबल होती है किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इसमें क्या होता है? ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द यूनिट ऑफ द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो एक ही लेवल गवर्नमेंट होगी या फिर उसकी सब यूनिट होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर कभी नहीं दे सकती कि आपको ये चीजें करनी ही होंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू इट्स ऑन विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल नहीं होती, बट यूनिटरी गवर्नमेंट में आंसरेबल होती है द स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इंडिया, कनाडा, जर्मनी।
अगर हम बात करते हैं यूनिटी गवर्नमेंट की, पहला तो आंसरेबल होती है किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो। इसमें क्या है कि यूनिटी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी ऑर्डर दे सकती है किस चीज के लिए, कि आपको ये वर्क करना है तो करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि वो मना कर दे। ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट ऑफ द सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट, एक लेवल होता है या फिर उसकी सब यूनिट्स होती हैं और वो सारी आंसरेबल होती हैं किसके लिए, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जांपल फ्रांस, चाइना एंड जापान। एग्जांपल क्या है, हमारे फ्रांस देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है, एज वेल एज जापान मिलता है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, एक हो गया फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी होगी यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, टू और मोर, वन या सब यूनिट, ठीक है। आंसर नॉट आंसरेबल, दे आर आंसरेबल, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो क्या कर सकती है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप ये करें या ना करें, ठीक है। बट यूनिटरी में कंपलसरी होता है करना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ बोल सकती है फेडरल गवर्नमेंट में कि आपको ये करना है, बट इट नॉट कंपलसरी कि वो उसको करे, बट यूनिटरी में वो कंपलसरी होता है। एग्जांपल्स इंडिया है और इधर आप एग्जांपल दे सकते हो चाइना का या फिर जापान का। तो ये डिफरेंसेस है, इजी डिफरेंसेस है, याद कर लो। टू और मोर लेवल, वन या सबऑर्डिनेट। कोई भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप ऐसा कि ऑर्डर नहीं दे सकते कि आपको ये वर्क करना है, लेकिन इसमें दे सकते हैं कि करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो आंसरेबल करने की कंपलसरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आंसरेबल होती है कि आंसर देना पड़ेगा आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। एग्जाम्पल में इंडिया है और वहां पे आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फेडरेशन, टाइप ऑफ फेडरलियन, ठीक है। फेडरलियन क्या है, फेडरेशन क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है ये। तो दो तरह के होते हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। क्या है, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। इट मींस कि कमिंग टुगेदर जो एक साथ आ रहे हैं और होल्डिंग जो एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं। Example, independent units come together, they're on the form a large unit, all the constituent units have equal power. Example, coming together का मतलब है कि एक के दूसरे के साथ चल रहे हैं और हर एक के पास जो है इक्वल पावर्स हैं। एग्जाम्पल है यूएसए, जैसे यूएसए में देखेंगे कि वो 39 स्टेट, उसका जो डिवीजन है स्टेट्स में, तो स्टेट्स हैज मोर पावरफुल और हर एक के पास अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और अपनी अपनी पावर देखने को मिलती है। बट वहीं अगर हम बात करें होल्डिंग टुगेदर, तो इसमें क्या होगा कि पूर्ण जो वो है गवर्नमेंट की जो पावर है, इट वाज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि किसके पास कितनी पावर है और कौन कितनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे द लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट पावर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, स्टेट कीपिंग व्यू ऑन इंटरनल डाइवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। एग्जांपल इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल पावर इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी ज्यादा होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल पावर क्या होती है, पावरफुल होती है। कि जो सेंट्रल पावर है वो क्या कर रही है, सबको होल्ड करके चल रही है। जितनी भी स्टेट्स है वहां पे सबको इक्वल पावर दे रखी है, सबको होल्ड करके चल रही है कि कोई भाग ना जाए, कोई रिवोल्ट ना कर दे, कोई किस तरह का विद्रोह ना कर दे, कोई एक्टिविटीज ना कर दे। तो यहाँ पे एग्जांपल जो देखने को मिलता है वो हमें इंडिया का मिलता है और कमिंग टुगेदर में किसका मिलता है, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएसए। कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि सारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सब एक साथ चलेंगे। और यहाँ पे क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट है वो सब एक साथ रहेंगी, बट एक दूसरे को पावर्स डिवाइडेड कर दी जाती है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द कमिंग एंड द होल्डिंग टुगेदर। Under this, independent state come together on their own form of bigger unit. Coming together में अपने आप में जो states होती हैं वो एक bigger unit होती हैं, form of bigger unit, बड़े बड़े, उनके पास more powerful होती है। All constituents of states usually have equal power and the state enjoys certain amount of autonomy. और हर एक के पास जितनी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक को क्या इक्वल पावर देता है और हर एक के पास सुप्रीमेसी होती है अपनी पावर्स की, ऑटोनॉमी भी होती है। The main aim of the federation is to pool their sovereignty and maintain their separate identity to increase their security. और उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी सोवरेनिटी को वो करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी एक सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन लेके आते हैं। एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड जो अभी हम लोगों ने देखे थे। बट अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर की, ठीक है। इसमें क्या है,
लार्ज कंट्री टू डिसाइड डिवाइड द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो पावर्स का जो डिवीजन है वो किसके बीच में हो रहा है, वो हो रहा है बेसिकली सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनिट्स हैं उनके बीच में, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव हो गया, असेंबली होगी, तो उसमें क्या कर दिया, पावर का डिवीजन कर दिया है। ठीक है, तो किसके बेसिस पे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल देखने को मिलती है। In this, the federation, there is an absence of pooling sovereignty and the मेंटेनिंग आइडेंटिटी। और यहाँ पे क्या है, पूलिंग सोवरेनिटी हमें कई बार देखने को नहीं मिलती कि कैसे। पूलिंग सोवरेनिटी का मतलब है कि एक रीजन का एरिया जो पर्सन है वो किसको, किसी एक पर्सन को क्या ज्यादा लाइक करते। जैसे अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो कुछ स्टेट में बीजेपी जीती है, कुछ स्टेट में कांग्रेस जीती है, ठीक है, कुछ स्टेट में वहां की लोकल पार्टीज जीती है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल एक ही गवर्नमेंट बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोकल जो पूलिंग सोवरेनिटी है वो नहीं आ रही है, कि भाई वहां में तो क्या चाहिए, वो गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन सेंटर में तो वो नहीं आ रही है। जो ओवरऑल आएगी दैट वाज हैविंग द पूलिंग सोवरेनिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एग्जांपल है इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। एग्जांपल वही है हमारे, इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। तो बेस्ट एग्जांपल इंडिया है होल्डिंग टुगेदर अ फेडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। ठीक है, देखते हैं। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। चलिए, इंडिया क्या एक फेडरल कंट्री, बट कैसे बनता है वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या यूनियन ऑफ स्टेट, जो हमारे आर्टिकल फर्स्ट में, जैसे इंडिया दैट इज भारत, सॉरी आर्टिकल नंबर 2 में देखने को मिलता है इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड 2 टायर गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें 2 टायर की गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, दैट वाज द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। What we call the central government representing the Union of India and the state government represent the state government। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूनियन ऑफ इंडिया होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है। Later, the third type of federalism was added, that the form of panchayat and the municipal parties। और जो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जो हमारे यहाँ देखने को मिलती है बेसिकली दैट वर नोन एज द पंचायत और द म्युनिसिपल पार्टीज। ठीक है, म्युनिसिपल पार्टीज। तो अगर हम बात करें कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरलिज्म, पहला क्या होगा कि इस यहाँ पे जो है हमें 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट मिलती है। ठीक है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड की गई है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, वो उसका जो पावर्स का क्या है डिवीजन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। The distribution of power between the center and the state in the Indian Constitution। कैसे हमारे यहाँ पावर्स का क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, let's see। The Constitution clearly provide the 3-fold distribution legislative power between the union government and the state government। These are union list and the concurrent list। ठीक है, देखो जो पावर्स है हमें डिवाइड तो करनी पड़ेंगी, अब किसके ऊपर किसकी पावर एक्सरसाइज करेगी वो देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इनका डिवीजन कर दिया कि किसके ऊपर किसकी ज्यादा पावरफुल होंगी। क्या हमने 3 लिस्ट बनाई, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब इन तीनों लिस्ट में क्या करा जाएगा, इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट्स ऐड करे जाएंगे। यूनियन लिस्ट में मतलब होगा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी पावर, स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट गवर्नमेंट करेगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही अपने पावर्स को क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। चलिए देखते हैं आगे। यूनियन लिस्ट, it includes the subject of national importance as defense, foreign affairs, banking, communication and the such currency। यूनियन लिस्ट में वो चीजें हैं जो क्या करती हैं, जो नेशनल इंपोर्टेंस ज्यादा होगी, जिसमें क्या होगा, नेशनल इंपोर्टेंस ज्यादा होगी। जैसे डिफेंस हो गया तो स्टेट तो करेगी नहीं, उसे कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ हमें बातचीत करनी, कुछ भी करना है तो वो भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी हो गया। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, तो बैंकिंग का जो वर्क होगा वो भी किसके अंदर होगा, ना कि स्टेट के बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही होगा। ठीक है,
These matters are included in the list needed to uniform policy throughout the country. ये हम लोगों ने यूनियन लिस्ट के अंदर क्यों जोड़े गए हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऑल ओवर द कंट्री हमें क्या चाहिए, एक सिंगल रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया यूपी में तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एसबीआई से दिल्ली में जा रहे हैं तो वहां पे 10 मिल रहा है, ठीक है, आगे जाएंगे तो वहां 5 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्मिटी मिल गई। हमें क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यूनियन लिस्ट में वो सारे चीजें ऐड ऑन करी हैं जिनका सिंगल रूल्स एंड रेगुलेशन हमें इंप्लीमेंट करने ऑल ओवर द इंडिया। The union government alone can make laws relating to subject mentioned। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि यूनियन में गवर्नमेंट लिस्ट में सिर्फ कौन बनाएगा, द यूनियन गवर्नमेंट हैव द राइट टू मेक अ लॉस ऑन इट। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर होता है। Earlier there were only 97, ये याद रखना, subjects, but presently it include 100 such subjects। पहले 97 से अब कितने हैं, अप्रोक्स 100 सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जा चुके हैं। Next is state list. It contains subjects of states and local importance such as policy, trade, commerce, agriculture and irrigation। सबसे पहला तो यही देख लो कि इसमें जो लिस्ट स्टेट का मतलब आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी, इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाएगी और इसमें वो चीजें ऐड ऑन करी जाएंगी जो स्टेट के पर्पज से होंगी, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, हर एक स्टेट की अलग अलग कंडीशन होती हैं, ठीक है, फिजिकल कंडीशन अलग है, सोशल कंडीशन अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, तो वहां के ट्रेड भी अलग होगी, कॉमर्स भी अलग, एग्रीकल्चर भी अलग और इरिगेशन का प्रोसेस भी। तो वो सारी चीजें जो यहाँ पे एड ऑन की गई हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के बेसिस पे कि वहां की किस चीज की डाइवर्सिटी कैसी है। The state government alone can make the law relating to mention। और इसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी जो चीजें स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 66 सब्जेक्ट्स थे, बट अब कितने रह गए, 61। इट मींस कि रिड्यूस कर दिए गए हैं। उसमें अगर हम उसमें देखते हैं यूनियन लिस्ट में, तो उसमें क्या किए गए, इंक्रीज किए गए हैं, और स्टेट लिस्ट में डिक्रीज किए गए हैं। अब लास्ट आती है हमारी थर्ड, दैट द कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट मतलब इसे हिंदी में समवर्ती भी कहते हैं, वो लिस्ट जो दोनों एक साथ आए, मतलब कि स्टेट भी रूल्स रेगुलेशन बना सके और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सके। तो ऐसी जो वर्क आते हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर आना, कि दोनों ही रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट ने बनाया तो स्टेट के चलेंगे, या फिर सेंटर ने बनाया तो सेंटर के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। एग्जाम्पल है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक है, देखो एजुकेशन एक ऐसा है कि जिसके ऊपर सेंटर अलग बनाती है, स्टेट अलग बनाती है। हर एक रीजन में क्या होता है, हमें एजुकेशन की अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। उसी में अगर देखें हम तो स्टेट, अगर इसमें सिर्फ स्टेट का मैटर होता तो स्टेट, हर एक स्टेट के अलग अलग अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। भाई देखो, एजुकेशन तो हमें सबको इक्वल प्रोवाइड करानी है। अगर सिर्फ इस पे यूनियन गवर्नमेंट बनाती तो उसमें क्या होता कि भाई कैसी क्या कंडीशन है, कहाँ पे किस चीज की अवेलेबिलिटी है नहीं है, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों इन सब्जेक्ट्स को ऐसी लिस्ट में डालते हैं जिसमें दोनों ही अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। Both the union and state government make laws in the subject matter। दोनों ही इसमें क्या बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। If their laws conflict with each other, the law made the central government will prevail। अगर दोनों के लॉज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ होंगे वो ही क्या होंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, अब 52 सब्जेक्ट इसमें क्या कर दिए गए, इंक्लूड कर दिए गए। इट मींस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वर इंक्रीजेस। ठीक है, और सिर्फ डिक्रीज किस में किए गए हैं, आपके स्टेट लिस्ट में, ना कि यूनियन में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में। तो ये है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ही क्या बनाता है इंडिया एज अ फेडरल स्टेट। ठीक है, इंडिया को एज फेडरल स्टेट या फेडरलिज्म। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स, अब ये क्या है, द सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट कम अंडर द पावर ऑफ फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट एंड आर कॉल्ड द रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट।
ऐसे वो जो ना तो यूनियन के ना स्टेट के या कंकरेंट लिस्ट में आ रहे हैं, बट फेडरल या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या किया जा रहा है, सब्जेक्ट्स को लिया जा रहा है। ऐसी चीजें जो ना तो यूनियन में आ रही है, ना स्टेट में आ रही है, ना कंकरेंट में आ रही है, बट वो फिर भी क्या है, वो हमें क्या है इंक्लूड कर रखे हैं, उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर का शेयरिंग बिटवीन किसके, यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैसे होता है। Constitution determine the extent of power, sharing of power between union and state government, and it is the basic structure of the constitution। देखो पावर, शेयरिंग ऑफ पावर जो होगी वो किस में होगा, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ही पावर्स का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को हमें मिलेगा। कि भैया देखो जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि ये पावर किसको दी जाए, स्टेट को, तो स्टेट को दे दी, ये पावर किसको दे दी जाए, सेंटर को, तो वो सेंटर को दे दी। कि पावर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके बिहाफ पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना क्या, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हम ढूंढते हैं, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Any changes to it has been the first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority, then it has to be rectified by the legislature at least half of the total state। ठीक है, देखो पहले क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो कोई से भी हाउस के द्वारा पास किया जाएगा, बट किसके द्वारा, एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी, याद रखना 2/3 ऑफ मेजोरिटी के द्वारा पास होगा, और फिर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा लेजिस्लेचर के बिहाफ पर एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, जो स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, उसमें एग्री होंगे, तब उसको चेंजेस किए जाएंगे। अभी 2/3 क्या है, मेजोरिटी, इसका मतलब है मान लीजिए जैसे हमारी लोकसभा है उसमें 543 सीट्स हैं। ठीक है, अब 543 सीट्स हैं, अगर हम इसका देखें हाफ देखें, ठीक है, तो अप्रोक्स बैठता है 272, बट यहाँ पे क्या कहा गया, 2/3 नॉट हाफ, 2/3। इट मीन्स कि 543 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 1 3 3 4 3 5 15 अप्रोक्स 115। मतलब अगर इन्हें कितनी चाहिए, इन्हें अप्रोक्स 350 प्लस क्या चाहिए, सीट चाहिए, अप्रोक्स 350 प्लस अगर इनके फेवर में आएंगे देन इट वाज पास फ्रॉम द लोकसभा। उसी तरह अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो जैसे उसमें 252 सीट्स है, ठीक है, सॉरी 52 सीट्स है, ठीक है, नॉट 250, 240 सीट्स, 245 सीट्स हैं अभी प्रेजेंट डे में। ठीक है, 245 सीट्स हैं। अब इन 245 सीट्स का क्या है, 2/3 कर लीजिए। ठीक है, अगर हम इन्हें करें 12 36 11 दूनी 22 9 27 8 ठीक है, अगर यहाँ पे 160 अप्रोक्स 165 प्लस अगर इसके फेवर में होंगी फ्रॉम द राज्यसभा देन इट वाज पास फ्रॉम द राज्यसभा। अगर 165 प्लस होंगी तो ये क्या होगा, पास होगा कहां से, राज्यसभा से। तो इसे कहा जाता है 2/3। मतलब टोटल पर्सन का जो कि मान लीजिए 3% में से 2% एग्री होंगे, 3rd एग्री नहीं होगा, देन इट वाज पास। अगर यहाँ पे 2% डिसएग्री हैं 3% में से, देन इट वाज नॉट पास। ठीक है, The judiciary plays an important role in overseeing the implementing the constitution provision and the procedure। और जो जुडिशरी है वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे जो वर्क हो रही है, एक्सरसाइज की जा रही है पावर्स का। In case of any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make the decision। अगर हमें dispute देखने को मिलता है powers का, then both the courts, the High Court as well as the आपको Supreme Court, दोनों के पास क्या है, powers हैं। वो क्या करते हैं, अपनी decisions ले सकते हैं, exercise कर सकते हैं powers को, कि हमें ये accept करना है, ये accept नहीं करना है। तो both the High Court as well as the Supreme Court। रोल ऑफ जुडिशरी इन द फेडरल सिस्टम। अब जुडिशरी का वर्क क्या होता है कि देखो हमारी जो वो होती है गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो अब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जुडिशियल सिस्टम का क्या पावर होती है वो देखते हैं।
The judiciary plays an important role of the overseeing the implementation of the constitutional provision and the procedures. सबसे पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, क्या वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वही देखने का काम होता है किसका, जो हमारी जुडिशरी होती है, पहला। Second, in case of any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make decision. अभी जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ देखा था, अगर यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर में कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसमें जो है आपका हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ले सकते हैं और अपने डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये चीजें माननी होंगी स्टेट गवर्नमेंट की, ये चीजें आपको माननी होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जो सुप्रीमेसी वो किसको दी गई है, वो जुडिशियल सिस्टम को दी गई है। जब कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, the union and state government have the power to raise resources by laying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to the each other. और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, पावर्स को रेज करती है, रिसोर्सेज वाले जो टैक्स वगैरह जो एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ईच अदर की, तो इन्हें भी जो देखता है वो क्या देखता है, जुडिक्शन का काम होता है कि जो पावर्स हैं, टैक्स हैं, वो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भैया वहां पे वो क्या पावर्स ज्यादा दे दी गई हैं लेकिन टैक्स कलेक्ट वो ज्यादा कर रहे हैं, जुडिशियल वर्क उसे ज्यादा दे दिया गया है लेकिन टैक्स कलेक्शन का वो वर्क ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, अब फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में देखते हैं। Our constitution did not give the status of national language any language to the Hindi, English and were identified as the official language। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें क्या नहीं देता, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं देता, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, और ना ही कोई आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और ना ही हम लोगों ने कुछ भी एक ऐसी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया है कि दैट हिंदी और इंग्लिश आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। इट मींस कि हम किसी एक को क्या बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपनी फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। बाकी ये भी देख सकते हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल गवर्नमेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, डिवीजन ऑफ पावर है और बाइकैमरल लेजिस्लेटर है। तो इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो कि हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म, अब इंडिया कैसा फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोविजन दिए जाते हैं क्या करने के लिए, फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए, बट वो क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो नेचर है डेमोक्रेसी का वो बताता है कि हाउ द फेडरलिज्म वाज प्रैक्टिस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म जो हो रही है प्रैक्टिस, उसका जो नेचर है वो किसके थ्रू हो रहा है, डेमोक्रेसी कैसी है हमारे यहाँ पे। The central state relation have been restructured to strengthen the federalism in the following ways, ठीक है। और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशंस हैं उन्हें भी क्या किया जाता है, स्ट्रेंथन किया जाता है कि उनकी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, देखने के लिए कि कैसे कैसे पावर का डिवीजन हमें देखने को मिलता है। जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई, लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई, सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप, कि हर एक लैंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए, लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी लेके आए, सेंटर स्टेट रिलेशन लेके आए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इन सब चीजों को जब हम एक्सरसाइज करते हैं, देन वी वर सीइंग the practice of federalism was done in India। अब आती है linguistic state। What does it mean by the linguistic state? Linguistic state का मतलब होता है कि जहां पे जो हम लोगों ने स्टेट का फॉर्मेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हमारी जो सबसे पहली स्टेट बनाई गई थी दैट वाज आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे पहला जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ इन 1947 तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं बचा था, बट हमें इतने बड़े कंट्री को गवर्न करने के लिए स्टेट्स तो बनाने पड़ेंगे। तो फिर स्टेट उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग बॉडीज बनाई गई थी, उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए गए थे। और एक पर्सन होते हैं जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, वो क्या करते हैं, फास्ट पे बैठ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारा एक स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज।
बट जो कमीशन वगैरह बनाए जाते थे वो रिकमेंडेशन को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पर क्या नहीं बनाना चाहिए, कोई स्टेट नहीं बनाना चाहिए। बट जब वो 56 डेज का फास्ट करते हैं और आफ्टर डेथ उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वहां पर रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, रिवोल्ट बढ़ जाते हैं। तो जिस वजह से जो पहला स्टेट बनाया गया था दैट वाज द आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेस पर हमने क्या बनाया है, पहला स्टेट बनाया गया आंध्र प्रदेश। और इसीलिए हम बाद में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, वन इज तेलंगाना एंड सेकंड इज आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इन आवर कंट्री, कि पहली बार लिंग्विस्टिक स्टेट के बेस, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने क्या बनाया गया, एक अपनी स्टेट बनाई जो एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करती है कि ठीक है हमने उसके ऑन द बेसिस ऑफ किसके, लैंग्वेज के ऊपर हमने स्टेट को बना दिया है। Many old states have vanished and many new states were created. बहुत सारे पुराने स्टेट क्या हो गए थे, वो वैनिश हो गए थे और नए स्टेट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in the order of create new state. जो 1947 की जो बाउंड्रीज थी उसके बिहाफ पे बाद में जब स्टेट बनाए गए तो बाउंड्रीज जो थी वो चेंज हो जाती हैं स्टेट्स की। This was done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state. जो लोग एक भाषा को बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप मान लीजिए आप भाषा को दूसरी बोल रहे हैं और आपको दूसरी स्टेट में बना दिया गया, कि मिक्स डाइवर्सिटी नहीं, अब एक लैंग्वेज का एक ही स्टेट में रहेंगे। When the demand of formation of a state on the basis of language were raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. और ये बात सही भी थी कि अगर जहाँ होगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं दोबारा से इंडिया का क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, टुकड़ों में टूटते हुए हमें देखने को मिल सकता है। लैंग्वेज पॉलिसी, व्हाट इज द लैंग्वेज पॉलिसी, क्या लैंग्वेज पॉलिसी थी, अभी हम लोगों ने लिंग्विस्टिक देखी, अब लैंग्वेज पॉलिसी देखते हैं। A second test of Indian Federation is the language. दूसरा टेस्ट क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language of any one language. किसी भी लैंग्वेज को कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज का हमने दर्जा नहीं दिया गया कि ये एक हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी was identified as the official language. Official language है हिंदी, not as national language. But Hindi is the mother tongue of only about 40% of India. Therefore, were many safeguards to protect other language. Beside Hindi, there is a 21 other language recognized as the scheduled language by our constitution. देखो हिंदी को हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों ने 21 लैंग्वेजेस को क्या कर दिया, शेड्यूल्ड लैंग्वेज कर दिया गया कि ये जो है हमारी एक क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। बट मोस्टली जो है हिंदी वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, और शेड्यूल कर दिया गया कि ये लैंग्वेज भी जो है बोली जा सकती है। A candidate in an examination conduct for the central government position may option to take the examination any of these language. और जो ये 21 स्टेट्स हैं इनमें से किसी भी स्टेट का किसी भी लैंग्वेज को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, जब उसे क्या करना होगा कि कोई भी एग्जाम वगैरह देना होगा, जब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पोजीशन के लिए, ऐसा नहीं स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में तो वो अपनी उसको चूज कर लेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं 21 स्टेट्स में से वो चूज कर सकता है। States to have their own official language must the government work take place in the official language of the concerned state. और हर एक स्टेट के पास क्या होगी, अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और उस ऑफिशियल लैंग्वेज में ही वो क्या करेगा, अपना वर्क करेगा, जो भी उसे वर्क करना है। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965, but many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. देखो ऑफिशियल पर्पस के लिए जो यूज था इंग्लिश का वो स्टॉप कर दिया गया 1965 में, बट बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने डिमांड की गई कि इसे क्या कर दिया जाए, कंटिन्यू कर दिया जाए, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, बेसिकली वो लोग स्टेट्स। Promotion of Hindi continues to be official policy. The government of India promotion does not mean that the central government can impose Hindi on a state where people speak a different language.
प्रमोशन ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दे लोगों के ऊपर कि भैया अब आपको हिंदी ही बोलनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जो नॉन हिंदी वाले लोग थे वो अपनी लैंग्वेज को भी क्या कर सकते थे, एक्सेप्ट करते थे और उन्हें इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी यूज करना स्टार्ट कंटिन्यू रखा था। The flexibility shown by the Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इसकी वजह से वो कंडीशन हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती जो कि श्रीलंका में इमर्ज हुई थी, जो हम लोगों ने उसमें देखा था, मेजोरिटी वाले चैप्टर में 9th क्लास में देखा था। ठीक है, तो वो उस तरह की जो कंडीशन है वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं, और यही रीजन था कि जो हमारे लीडर्स थे वो क्या थे, फ्लेक्सिबल थे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि कैसा रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, कैसे वो एक दूसरे की पावर्स को क्या करते हैं, ओवरलैप तो नहीं करते, एक दूसरे को ज्यादातर क्या करते हैं, वो बुली तो नहीं करते, एक दूसरे की जो वर्क करते हैं उसमें कुछ अड़ंगे तो नहीं करते। तो सेंट्रल स्टेट का अगर रिलेशन अच्छा होगा तभी हमारा डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। Restructuring the central state relationship is one more way in which the federalism has been strengthening in practice। जब सेंट्रल स्टेट का रिलेशन अच्छा होगा तभी जो हमारी जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस जो होगी वो अच्छे से होगी। कि अगर मैंने अभी कहा ना कि सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन अच्छा नहीं मिलेगा ना तो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। In 1990, there were rise of regional political parties in many states of the country। In 1919 में क्या होता है कि बहुत सारी रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इमर्जेंस देखने को मिलता है, एंड दिस आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये क्या होगा, एक ऐसा एरा आएगा जिसमें कोएलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। अभी कोएलिशन गवर्नमेंट क्या कहता है कि जब कोई एक पार्टी या एक गवर्नमेंट क्या है वो नहीं बना पाती है सेंटर में, तो वो क्या करती है, दूसरी पार्टीज का जो लोकल पार्टीज है उनकी सपोर्ट लेती है और उनकी हेल्प से क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसे अभी जो इलेक्शन हम लोगों ने देखने को मिला कि उसमें मेजोरिटी, क्लियरली मेजोरिटी नहीं मिलती है किसको, एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी को। बेसिकली एनडीए को तो मिल जाती है, बीजेपी को नहीं मिलती है। तो बीजेपी क्या करती है, अलायंस करती है जेडीयू के साथ एज वेल एज दूसरी एक आंध्र प्रदेश की पार्टी थी उसके साथ। इन दोनों के साथ अलायंस करने के बाद वो क्या कर लेगी, एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। ठीक है, दैट इज द कोएलिशन गवर्नमेंट। बट ये 1990 के बाद से ज्यादा इन्फ्लुएंस या पावर में देखने को मिलता है। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties led the enter the alliance with the many party। जो भी बताया कि क्या होता है कि जब एक लोकसभा में एक जो सेंटर पार्टी नहीं आती तो लोकल पार्टी से क्या करती, कोएलिशन करती है। This lead to a new culture of power sharing and respect the autonomy of state and government। और क्या करती है, इसकी वजह से पावर शेयरिंग जो है हमारी वो ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, जब आप कोएलिशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिमांड करते हैं पावर्स की, तो मुझे ये पावर चाहिए, मुझे ये पावर चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर शेयरिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into the force। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आज हमारी पावर शेयरिंग है फेडरल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द अर्ली स्टेट जो पहले थे। अब देखते हैं व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। When two or more political parties came together to form a government, जब दो से ज्यादा जो गवर्नमेंट आ जाए और वो गवर्नमेंट बनाए उसे हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। Scheduled language, what does it mean by the scheduled language? Such languages that come under the 18th schedule of the Indian Constitution। वो लैंग्वेजेस जो हमारे 18th शेड्यूल के 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं, they were known as the scheduled language। What does it mean by the decentralization? तो decentralization का मतलब है कि when the power is taken away from the central and state government given to the local government is known as the decentralization। जब पावर सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट से छीन ली जाए और थर्ड गवर्नमेंट को, जो आपकी जो थर्ड है लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके हाथों में दे दी जाए तो हम उसे कह सकते हैं द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर।
इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, जी हाँ देखने को मिलता है। पहले इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, बट अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है इंडिया में। कैसे? द फेडरल पावर शेयरिंग नीडेड अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड हेंस द गवर्नमेंट पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड। जो सेंट्रल फेडरल पावर थी उसे एक और गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी और जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता था। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन वाज डन सो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी सेटल्ड एट लोकल लेवल। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोकल लेवल्स पे होती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पर्टिकुलर रीजन में, लोकल रीजन में जाके तो रेक्टिफाई नहीं करेगी, तो वहां पे जो डेवलपमेंट था वो रुका हुआ था। अब उस डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या किया गया कि एक और थर्ड टायर गवर्नमेंट बनाई गई जिसे कहते हैं हम लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया कि भाई ठीक है, अब हम हर जगह जाके क्या है देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक और गवर्नमेंट बना देते हैं जो वहां लोकल एरियाज में देखेगी कि वहां पे क्या क्या चीजों का डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है। A major step toward the decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier democracy more powerful. और 1992 में इस स्टेप को लिया गया और उसके बाद हम लोगों ने एक अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव भी रहा था। मेजॉरिटी प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992। मेजॉरिटी प्रोविजन क्या आए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के? It is constitutionally mandatory to hold regular election for local government body। क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या होंगे, रेगुलरली इलेक्शंस देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक लोकल गवर्नमेंट बना दी, ठीक है आप कंटिन्यू रखेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट बना दी है, अब वो अपने इलेक्शन जो है कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस कराए जाएंगे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं। Seats are reserved in elected bodies, the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and OBC। और सीट्स क्या होती हैं यहाँ पर रिजर्व होते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो या फिर OBC हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कास्ट के लिए हमारे ज्यादा सीट्स को दे दी गई है, जनरल को, OBC को नहीं, हर एक के लिए सीट्स क्या है, रिजर्व है। At least 1/3 all position reserved by for women। 1/3 किसके लिए होंगी, वुमेन्स के लिए। An independent institution called the State Election Commission has been created in each of conduct पंचायत and municipal elections। देखो पहले हमारे क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, अब क्या कहते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया, जिससे क्या कहा गया कि भैया आपको ही क्या करने, इलेक्शंस कराने हैं इनके, और आपको ये सारी चीजें देखनी है कि 1/3 सीट वुमेन्स के लिए होनी चाहिए, OBC SC ST के लिए सीट रिजर्व भी होनी चाहिए। तो ये जो सारा वर्क है ये किसे दे दिया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। The state government are required to share some power and revenue with local government bodies। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया कि आपको कुछ जो पावर्स हैं एज वेल एज द रेवेन्यूज जो है वो शेयर करना पड़ेगा, किसके साथ, जो कि आपकी क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। रीजन्स फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। रीजन्स क्या थे, सबसे पहला रीजन तो आप यही कह सकते हो कि जो लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में ना ही सेंट्रल ना ही स्टेट गवर्नमेंट पता कर पाए, क्योंकि इतने ज्यादा गांव हैं, इतने ज्यादा रूरल एरियाज है, कहां कहां तक गवर्नमेंट जाएगी, कहां कहां तक वो उन चीजों को देखेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। Big country like India is essential to have elected government and a local level। देखो इंडिया जैसी अगर बड़ी कंट्री है तो हमें क्या चाहिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। सिंपल सी बात है, जो लोकल लोग होंगे उन्हें पता है कि उनकी क्या जरूरत है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कराएंगे, रेक्टिफाई इजीली कर सकते हैं। लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज टू वेयर स्पेंड मनी एंड हाउ द मैनेज थिंग्स मोर इफेक्टिव। और लोकल पीपल्स को पता है कि उन्हें कहाँ अपनी जो वो है पैसा स्पेंड करना है और उन्हें मैनेज करना है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपना इफेक्टिव करने कि भाई मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि रोड बनाओ, कहीं रोड अच्छा है तो रोड पे क्यों खर्चा कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है। हम सैनिटेशन पे वर्क कर सकते हैं, वहां पे पॉन्ड्स पे वर्क कर सकते हैं। एक एरिया ऐसा है जहाँ पे सैनिटेशन पॉन्ड है, रोड्स नहीं है, वहां पे सैनिटेशन के लिए अलॉट कर दिया पैसा, तो वो चीजें क्या है कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। बट अगर अब लोकल पीपल को पास अगर पावर दी तो उन्हें पता है कि हमारी क्या जरूरत है, हम अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
कंसर्निंग देयर नीड टू हाउ द प्लान डेवलपमेंट। और कॉमन सिटीजन क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस में, कंसर्निंग द नीड्स ऑफ द हाउ द प्लान डेवलपमेंट। जो वहां के लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या उनकी नीड्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या जरूरतें हैं। तो वो जब आपस में कंसर्न करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, तब ज्यादा आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। People can approach to local government for solving their problem easily and quickly। और people क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो है अप्रोच कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। भाई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, बारिश हुई है, कोई बात आई जिसकी वजह से रोड का जो है डिस्ट्रक्शन हो गया। अब वो क्या करेंगे, वो ऐसा तो है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अपनी लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो जल्दी और अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा उन्हें। The cost is also reduced to the minimum। और कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी मिनिमम तक, क्योंकि जो टाइम स्पेंड हो गया है, जो ज्यादा खर्चा नहीं लगा है, लोगों का क्या कहते हैं, लोगों तक अप्रोच जल्दी पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हो रही हैं हमारी बाय द डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट एट द ग्रासरूट लेवल इंश्योर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड डेमोक्रेसी। और लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, ग्रास रूट लेवल पे इंश्योर करती है कि जो हमारा जो सबसे छोटा जो लेवल है वहां पे ग्रास रूट लेवल पे इंश्योर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हेल्थ और डेमोक्रेसी। हम इन सब को क्या करती है, पावरफुल बनाती है। कि लोकल गवर्नमेंट जब से आई है, जब से हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्टिव हो गई हैं, सुधर गई हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है बहुत ही ज्यादा रैपिड लेवल पे। The local government is known as the पंचायती राज। तो देखते हैं what does it mean by the पंचायती राज, और क्या है पंचायती राज हमारा। Local government is popularly known as the name of पंचायत। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोगों के द्वारा जो गांव में अपनी गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, पंचायती राज कह सकते हैं। कि पंचायतों को, पंचों का जो है एक राज है। It has been divided into 3 tiers of 3 level। और ये भी क्या है, 3 लेवल पे डिवाइड कर दी गई है। देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे हो गई है, स्टेट, यूनियन स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में भी जो इसको क्या कर दिया, 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पावर्स है वो एक्सरसाइज हो रही है ज्यादा, और शेयरिंग ऑफ पावर भी ज्यादा हो रहा है। At the village level there is a gram panchayat, at the block level there is a block committee, at the district level there is a जिला परिषद। कि एक जिले के अंदर हमने पावर को 3 टाइप में, गांव में तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे तो आपकी ब्लॉक समिति, और अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उसे क्या कहा गया है, जिला परिषद या जिला पंचायत। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत क्या है। Each village or the group of villages in some state have a ग्राम पंचायत। हर एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस में क्या है, ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है। This is a council consisting of several ward members often called पंच and the presidency of सरपंच। और यहाँ पे काउंसिल होती है, कुछ लोग जो बैठे होते हैं उन सबको पंच कहा जाता है, और उन सबका जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है, सरपंच। कि ठीक है, 5 लोग हैं जो काउंसिल मेंबर्स हैं, और एक क्या है उनका, उसमें से सरपंच बना दिया गया है। They are directly elected by all the adult population living in the ward of the village। और उस विलेज की जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है उसके द्वारा उसे क्या किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि भाई ठीक है ये हमारे पंच हैं और ये हमारा सरपंच है। It is the decision making body of the entire village। और ये पूरे गांव के जो डिसीजन लेती है वो क्या करती है, वो आपकी पंचायत करती है। The पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और ये सारा जो पंचायत का जो वर्क होता है ये किसके सुपरविजन के अंदर होता है, इट वर्क्स अंडर दी किसके, ग्राम सभा। जो ग्राम सभा लोगों की सभा होती है उसके अंदर इसका देखरेख के द्वारा वर्क होता है। It has to meet the at least twice or thrice a year, approve the annual budget of the gram panchayat and the review the performance of the gram पंचायत। और क्या करते हैं, साल में 2 से 3 बार ये बैठेंगे, एनुअल बजट बनाएंगे, ग्राम पंचायत का रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस कितना अच्छा वर्क करा है, नहीं करा है, इन्हें हम पंच बनाए ना बनाएंगे, देखेंगे या नहीं देखेंगे चीजों को। ग्राम सभा इंक्लूड ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ। ग्राम सभा क्या है कि पूरी जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है गांव की वो सब ग्राम सभा में आती है।
फंक्शंस क्या होते हैं? इट इलेक्ट द मेंबर्स द ग्राम पंचायत, इट रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, इट सुपरवाइज द वर्क ऑफ ग्राम। मतलब ग्राम सभा का काम होता है कि देखना कि ग्राम जो हमारी पंचायत बनाई गई है, काउंसिल बनाई गई है, वो कैसा वर्क कर रही है, वो परफॉर्मेंस कैसा कर रही है, ठीक है, उसका सुपरविजन जो काम होता है दैट वाज डन बाय द ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट पंचायत समिति। अभी पंचायत समिति क्या होता है? द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जब ये पंचायत समिति कहां तक आ जाए, जब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की बात आ जाती है, तो हम कह सकते हैं पंचायत समिति बनाई जाती है। Few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड द पंचायत एंड समिति और ब्लॉक मंडल। जब ग्रुप ऑफ विलेजेस, अभी हमने एक गांव की बात करी तो वो क्या हो गया? पंचायत होगी। जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस, देन वी वर नोन एज द पंचायत समिति। जब 5 या 6 या 10 या 20 गांव एक साथ मिलते हैं, एक समिति बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पंचायत समिति। ठीक है, The members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। और इस जो पंचायत समिति के जो लोग होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? जो पंचायत मेंबर्स होते हैं उस एरिया के, उन रूरल एरियाज की, जैसे 10 गांव के जो पंचायत हैं, पंच जो हैं, ठीक है, जो पंचायत समिति के जो लोग, पंचायत के जो लोग हैं, पंचायत, उन लोगों के द्वारा पंचायत समिति को अपॉइंट किया जाता है। जो ब्लॉक लेवल, जो मंडल लेवल पे भी होता है। लास्ट है, नेक्स्ट है हमारी जिला परिषद। अब ये जिला परिषद क्या है? सबसे पहले हो गया हमारी पंचायत, उसके ऊपर हो गया पंचायत समिति, और उसके ऊपर हो गया हमारा जिला परिषद। पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। पहले पंचायत बनाई गई किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। इसने बनाया पंचायत समिति को, और जितनी भी पंचायत समिति हैं वो क्या बनाएंगी? जिला परिषद बनाती हैं। तो और पंचायत समिति और मंडल डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला। जितनी भी सब वो आती हैं, उन सब का एक क्या जो ग्रुप बनाएगा, उन सबको वोट करके जो बनाता है, दे अपॉइंट एज अ जिला परिषद। Most members of the Jila Parishad are elected members of Lok Sabha and MLA of the district and some other official of the other district level bodies also its member। और जो जिला परिषद जो लोग होते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो आगे चल के लोकसभा के या MLA डिस्ट्रिक्ट अदर, और वहां पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। और जो जिला परिषद का जो चेयरमैन, अध्यक्ष जो होता है, वो हेड होता है जिला परिषद का। पूरे जिले की जितने भी चीजें होती हैं, देखने का, डेवलपमेंट का, उन सबका जो है जिला परिषद का जो हेड होता है, उसका वर्क होता है देखने का कि कैसे चीजें कहाँ क्या हो रही हैं। लास्ट है हमारा जो टॉपिक है, दैट वर नोन एज द म्युनिसिपल पार्टी एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। Similarly, the local government bodies exist in the urban areas as well as municipal parties set up in the town। अभी हम लोगों ने जो देखा था पंचायत वगैरह, वो लोकल एरियाज का था, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम अर्बन एरियाज, तो वहां पे क्या होते हैं, जो लोकल बॉडीज होती है उसे क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल पार्टीज। ठीक है, बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूट इनटू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्युनिसिपलिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग द पीपल। और इन लोगों के द्वारा इसमें क्या इलेक्ट किए जाते हैं, और वही इन्हें क्या करती है? कंट्रोल करती है कि हाउ दे वर्क। ठीक है, कहाँ पे क्या वर्क होना है, सफाई का, बहुत सारी चीजें। जैसे दिल्ली में भी होता है, बड़े बड़े शहर में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, में हर एक जगह जितने भी बड़े शहर होते हैं वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, म्युनिसिपल पार्टीज के क्या होते हैं? इलेक्शंस कराए जाते हैं। Municipal chairperson of the political head of the municipalities in a municipal corporation such as the officers called the mayor। और जो वहां का जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता है? मेयर भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, हम लोगों ने जो पढ़ा है, दैट वाज द फेडरल गवर्नमेंट और द शेयरिंग ऑफ अ पावर। तो यहाँ पे ही हमारा जो है चैप्टर आज के लिए फिनिश होता है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस भी रखी हुई हैं, जिनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और सैटरडे संडे अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप लोग अपने रेक्टिफाई कर सकते हैं। शेयर एंड लाइक, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक अवर चैनल एज वेल एज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद।